everyone, welcome again to live session of monologue classes. I'm Dinesh Kumar and I will take today's The Hindu News Analysis. So today is 9th June 2023. I will discuss the most important news. So first of all we come to the RBI hold rate vote to keep price stability. The Reserve Bank of India Monetary Policy Committee MPC decided unanimously Thursday to keep the policy repo rate unchanged at 6.50%. अब ये यहाँ पर क्या है, आरबीआई ने ये डिसाइड किया है कि ये अपने रेपो रेट को जो है 6.50 पर ही और रखेगी और इसको वो नहीं बढ़ाएगी. नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस रेपो रेट. ये टर्म आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है. सो रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट इज अ रेट at which RBI lend money to the other bank. फॉर एग्जाम्पल जो भी हमारे कमर्शियल बैंक हैं जो लोगों को पैसा देते हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों को पैसा देते हैं, दे आल्सो बोरो मनी फ्रॉम द आरबीआई. सो आरबीआई ये रेपो रेट डिसाइड करती है. अब ये रेपो रेट क्या होता है कि अगर आरबीआई को लगता है कि मार्केट में इन्फ्लेशन ज़्यादा है और जिससे इन्फ्लेशन मतलब महंगाई से हमारी जनरल पब्लिक अफेक्ट होगी, तो आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देती है. बढ़ाने का कंसिक्वेंसेस क्या होता है कि जो हमारे कमर्शियल बैंक हैं उनके पास पैसे का थोड़ा शॉर्टेज हो जाती है, तो मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाती है जिससे कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है. ठीक है. लेकिन अगर एक होता है रिवर्स रेपो रेट, अगर लिक्विडिटी ज़्यादा कम है तो फिर आरबीआई रेपो रेट को कम कर देती है जिससे कि बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी आ जाती है और इन्फ्लेशन थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है. लेकिन वो इन्फ्लेशन इतना इंक्रीज होना चाहिए जिससे कि पब्लिक हमारी अफेक्ट ना हो या नेगेटिवली अफेक्ट ना हो. तो आरबीआई ने ये डिसाइड किया है कि वो 2023 और 24 में अपना रेपो रेट सिस्टम रेपो रेट जो है वो 6.5% ही रखेगी टू मेंटेन द economic growth in the country. So you should know about the term repo rate. This is important for you. Next we come to Canada is giving space to extremist, say जयशंकर. क्या हुआ है अभी? यहाँ पर कुछ टर्म इंपॉर्टेंट है आपके लिए. अभी कनाडा में क्या हुआ है, कनाडा की सिटी में ब्रॉम्पटन सिटी है कनाडा का, जहाँ पर कुछ लोगों ने परेड निकाली है और उन्होंने ग्लोरीफाई किया है उन लोगों को जिन लोगों ने हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लेट श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या की थी. ठीक है. तो यहाँ पर हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर प्रसाद जी, उन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन रेज किया है कि दैट कनाडा शुड नॉट हैव अलाउड दिस काइंड ऑफ परेड इन इट्स सिटी, दैट इज ब्रम्पटन. तो कनाडा को इस तरह का परेड अलाउ नहीं किया जाना चाहिए था. और अब यहाँ पर दो टर्म है, स्पेस टू एक्सट्रीमिस्ट. एक्सट्रीमिस्ट कौन लोग होते हैं? एक्सट्रीमिस्ट वो लोग होते हैं जो थोड़ा सा या तो किसी पर्टिकुलर डिमांड के पीछे बहुत ज़्यादा बाउंड रहते हैं, जैसे कि हमारे देश में कुछ लोग खालिस्तान की डिमांड करते हैं. ठीक है. तो इस तरह के लोगों को हम एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं. नाउ द अदर टर्म हेयर इज ऑपरेशन ब्लू स्टार. अब ये ऑपरेशन ब्लू स्टार हम समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए एंड दिस में कम इन योर एग्जामिनेशन. क्या हुआ था कि क्वाइट सम टाइम बैक पंजाब में एक डिमांड रेज की गई थी खालिस्तान की. ठीक है. खालिस्तान मतलब दे वांटेड अ सेपरेट स्टेट फॉर देमसेल्फ. तो ये एक अलग स्टेट अपने लिए रखना चाहते थे एंड दैट वाज टर्म्ड एज खालिस्तान. तो यहाँ पर ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा. तो जब इस ऑपरेशन ब्लू स्टार में काफी जो लोग थे जो खालिस्तान के सपोर्टर थे उनको मार दिया गया था. इसी कॉन्सिक्वेंसेस में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के एक बॉडीगार्ड ने उनकी हत्या कर दी थी, जिसके रिगार्डिंग ये सब हुआ 5 जून को ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ. तो अभी इस 5 जून के ही रेफरेंस में कनाडा के ब्रॉम्पटन सिटी में एक परेड निकाली गई इन सपोर्ट ऑफ द डिमांड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट लाइक खालिस्तान. और जिस बॉडीगार्ड ने श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या की थी उसको ग्लोरीफाई किया गया. आवर फॉरेन मिनिस्टर हैज रेज्ड ऑब्जेक्शन regarding this against the Canada. Now we come to this term, summon issued to Abhishek
after ED questions. Now we will not go into the detail of this news, just I will refer to the term summons. So this is the legal term. Summon means when a person calls someone, when court calls someone or various investigative agency like police or CBI or ED, these also have been given some power in this regard. So जब किसी पर्सन को कोर्ट के द्वारा या किसी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के द्वारा बुलाया जाता है रिगार्डिंग सम इन्वेस्टिगेशन, देन इट इज कॉल्ड समन. नाउ देयर आर टू वेज टू कॉल अ पर्सन टू द कोर्ट और टू द कोर्ट. तो कोर्ट में किसी भी पर्सन को दो तरीके से बुलाया जाता है. फर्स्ट इज समन एंड सेकेंड इज वारंट. ठीक है, समन का मतलब है किसी भी पर्सन को एक प्यार से या रेस्पेक्ट से बुलाना. वारंट का मतलब है उसको जबरदस्ती बुलाना. सो वारंट इज ऑफ टू काइंड, वन इज बेलेबल, अदर इज नॉन बेलेबल. सो बेलेबल में क्या होता है, व्हेन बेलेबल वारंट इज इशूड बाय कोर्ट, तो पुलिस जाती है उस पर्सन के पास, तो उस बेलेबल वारंट में एक बेल का अमाउंट डिसाइड होता है. तो वहां पर कोर्ट उसे कहता है कि अगर वो पर्सन इस बेल के अमाउंट को, दैट अमाउंट में भी 5,000, 10,000 etc, अगर वो पर्सन इस बेल अमाउंट को पे कर देता है, ठीक है, तो फिर पुलिस उसको अरेस्ट करके नहीं लाती है, लेकिन वो बेल अमाउंट लेके कोर्ट चली जाती है. लेकिन नॉन बेलेबल वारंट में इसका मतलब क्या है, इट इज ड्यूटी ऑन द पार्ट ऑफ पुलिस टू अरेस्ट दैट पर्सन. तो पुलिस उस पर्सन को अरेस्ट करके ही लाएगी और उसको बिना अरेस्ट करे नहीं छोड़ा जाएगा. नाउ साइक्लोन इफेक्ट ऑन मॉनसून ऑनसेट. तो बेसिकली क्या है, जैसे कि अभी आप सब जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग. तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है जब हमारी अर्थ का टेम्परेचर एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू द ग्रीन हाउस गैसेस. तो ग्रीन हाउस गैसेस कुछ हमारी होती हैं जैसे इथेन, मेथेन. तो इनकी वजह से क्या होता है, हमारी जो अर्थ है इसका टेम्परेचर राइज करता है. तो इस टेम्परेचर राइज से बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हमारे होते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे जो साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ हैं वो भी अफेक्ट होती हैं और जो हमारी मानसून एक्टिविटी हैं वो भी अफेक्ट होती हैं. आप समझते हैं जैसे हमारा इंडिया है, इंडिया में 70% लोग जो हैं दे आर डिपेंडेंट अपॉन द एग्रीकल्चर. वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहते हैं और एग्रीकल्चर के लिए मॉनसून का आना मतलब बारिश का होना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है. ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ टर्म देख लेते हैं. तो ये कहते हैं कि इसकी वजह से ही ये अफेक्ट होता है. अब यहाँ पर एक टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, अल नीनो. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म एंड फ्रिक्वेंटली आस्क इन योर एग्जामिनेशंस. ठीक है, अब ये अल नीनो क्या होता है, अल नीनो होता है, ये करंट होते हैं, अल नीनो और ला नीनो, ये दो करंट होते हैं एंड दीज आर opposite current to each others. These are found in the Pacific Ocean. पैसिफिक ओशियन में पाए जाते हैं. तो नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है, जो हमारी ट्रेड विंड है वो वेस्ट से वेस्ट की तरफ जाती हैं और वो यूएसए की तरफ से वाटर को एशिया की तरफ ड्रैग करती हैं. ठीक है, लेकिन जब अल नीनो करंट होता है तो ये फिनोमिना अपोजिट हो जाता है. ठीक है, इसका मतलब एशिया की तरफ से बहुत ज्यादा वाटर यूएसए की तरफ को जाता है. सो दिस इज सो ह्यूज एक्टिविटी, इट अफेक्ट द साइक्लोनिक और जो भी हमारे मानसून है, दीज आर आल्सो अफेक्टेड बाय दिस अल नीनो और ला नीनो. ला नीनो में क्या होता है, इसका रिवर्स वो होता है मैकेनिज्म. ठीक है, तो ये दो टर्म है, अल नीनो और ला नीनो, ये दो करंट हैं. ठीक है, एंड दीज आर फाउंड इन द पैसिफिक ओशन एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो you must be aware about these terms and these may be asked in your examination. Now what was the requirement for limit on UPI transactions? So first of all you should know the full form of UPI. UPI means UPI की full form होती है Unified Payment Interface. कई बार ये full form आप लोगों से पूछ ली जाती है because it is very popular. ठीक है, क्या होता है कि अभी जैसे एक कंसेप्ट है डिजिटल पेमेंट या डिजिटल इंडिया. तो डिजिटल इंडिया की बात को ध्यान में रखते हुए हम पहले ऑफलाइन ट्रांजैक्शन किया करते थे, लेकिन नाउ वी आर मूविंग और
आई थिंक सिंस 2016 हम जो है वी आर फोकसिंग ऑन द डिजिटल इंडिया और वी आर मेकिंग द पेमेंट ऑनलाइन और वी आर मेकिंग डिजिटल पेमेंट। लेकिन ये डिजिटल पेमेंट क्या हो रहा है कि डिजिटल पेमेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है इन रिसेंट टाइम, जिससे क्या होता है इट इज़ अफेक्टिंग द चांस ऑफ फ्रॉड एंड इट इज़ अफेक्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ द बैंक। तो बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन होती हैं तो जिसमें फ्रॉड के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं और बैंक भी अपने काम को स्मूथली नहीं कर पाता है। सो अभी इस बात को ध्यान में रखते हुए एक हमारे यहाँ अथॉरिटी है दैट इज नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई। तो एनपीसीआई ने ये डिसाइड किया है कि अब जो ट्रांजैक्शन की लिमिट है वो कितनी होगी। एट प्रेजेंट यूजर कैन मेक अप टू 20 ट्रांजेक्शन्स और 1 लाख इन ए सिंगल डे। तो अभी प्रेजेंट लिमिट जो है वो हमारी ये है, ठीक है। इस पे लिमिट लगाने की बात की गई है, यानी कि कोई भी इंडिविजुअल एक दिन में 20 ट्रांजेक्शन्स कर सकता है या फिर वो एक दिन में 1 लाख रुपए की ट्रांजेक्शन कर सकता है। कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए ये जो है वो 5 लाख रुपए, ठीक है। अब इसको ये नियम बनाया जा रहा है कि इस पे एक लिमिट लगाई जाए कि ताकि ये जो ट्रांजैक्शन है वो लिमिट में रहे, विच विल इंक्रीज द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द कंसर्न बैंक। और यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो फ्रॉड के चांसेस हैं वो भी कम होंगे। नाउ मोर मुस्लिम कास्ट ऑन बंगाल ओबीसी लिस्ट सेज एनसीबीसी। नाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस प्रोसीजर। तो जनरल रूल क्या होता है कि पहले ये पावर होती थी स्टेट के पास कि स्टेट अपने स्टेट में ये डिसाइड कर सकता है कि कौन कौन सी कास्ट ओबीसी में आती हैं, कौन कौन सी कास्ट एससी में और एसटी में आती है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम बैक दिस पावर वाज टेकन बाय द पार्लियामेंट। फिर पार्लियामेंट ने इस पावर को ले लिया था, लेकिन फिर से 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये पावर जो है स्टेट को दे दी गई है। मीन्स अब स्टेट के पास ये अथॉरिटी है, स्टेट इस बात को डिसाइड कर सकता है कि उसके यहाँ पर किन किन कास्ट को ओबीसी की लिस्ट में रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। यहाँ पर एक कंसर्न है अकॉर्डिंग टू द कंटेंशन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो अकॉर्डिंग टू द कंटेंशन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एनसीबीसी, ये कहते हैं कि जो हमारा वेस्ट बंगाल है उसमें बहुत सारी कास्ट को ओबीसी की लिस्ट में रख दिया गया है। As per the state government's OBC list, 103 out of the total 180 communities are categorized as Muslim communities. Most of them placed in the category A list. So basically, there are 180 communities lived in the West Bengal, जिसमें से 103 को मुस्लिम कम्युनिटी डिक्लेयर कर दिया गया है और जिसमें से मोस्ट को ओबीसी का स्टेटस दे दिया गया है। नाउ द कंसर्न ऑफ एनसीबीसी इज दैट के किसी कास्ट को ओबीसी स्टेटस देने से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, लेकिन मेन कंसर्न ये है कि दैट कि बांग्लादेश के सिटीजन और जो रोहिंग्याज हैं दे आर गेटिंग दिस स्टेटस और दे आर गेटिंग द स्टेटस ऑफ ओबीसी इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो अब अगर किसी दूसरे देश के लोग आकर हमारे देश में ओबीसी का स्टेटस हासिल करेंगे तो ऑलरेडी हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और हमारे देश के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। सो दिस विल अफेक्ट आवर इकोनॉमिक सिस्टम एंड द फैसिलिटीज विल नॉट बी अवेलेबल टू आवर ओन पीपल। तो दिस इज द कंसर्न ऑफ द एनसीबीसी। तो एनसीबीसी ने कहा है कि हम किसी भी कम्युनिटी को ओबीसी का स्टेटस देने के अपोजिट नहीं है, अगेंस्ट नहीं है, लेकिन हम केवल ये देखना चाहते हैं कि ये बाहर के जो सिटीजन हैं, दूसरे देश के कंट्री के लोगों को ना दिया जाए, ठीक है। नाउ यहाँ पर मैन एक्यूज्ड ऑफ डिसमेंबरिंग लिव इन पार्टनर सेंड टू पुलिस कस्टडी। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, दो सेक्शन इंपॉर्टेंट है आईपीसी के। वन इज 302 एंड सेकंड इज 201। अब ये क्या है इसकी ब्रीफ में हम कहानी समझते हैं। तो इन दिस न्यूज वन पर्सन किल्ड हिज लिव इन पार्टनर एंड ही कट डाउन दैट लेडी इन आई थिंक 20 पीसेस, ठीक है। उसने उस लेडी को 20 पीसेस में कट डाउन कर दिया। नाउ एफआईआर हैज बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट दैट पर्सन अंडर सेक्शन 302 of IPC and 201 IPC. So now we'll understand these two sections. Section 302 IPC provides punishment for murder.
punishment for murder. And 201 provides for destruction of evidence. Destruction of evidence. अब हम दोनों बातों को समझते हैं. तो पहले 302 समझते हैं हम. सो मर्डर डिफाइन किया गया है मर्डर को सेक्शन 300 आईपीसी में. मर्डर क्या होता है कि जब हम किसी पर्सन के डेथ कॉज करते हैं और डेथ के चांसेस उस पर्सन के ऑलमोस्ट 100% होते हैं, देन इट इज कॉल्ड मर्डर. बट इफ द चांसेस ऑफ डेथ आर लेस देन 100%, मीन्स लाइक 70 to 80%, and there are chances that person can recover from the wound, then it is called, but still that person dies, it is called culpable homicide. मतलब अगर किसी पर्सन के मरने के चांसेस 100% हैं और पर्सन मर जाता है तो उसका वो मर्डर माना जाता है. लेकिन अगर फॉर एग्जांपल किसी ने किसी दूसरे पर्सन को शूट किया, गोली मारी या स्टैब किया, चाकू मारा, लेकिन वो पर्सन 2 दिन 4 दिन बाद उसकी डेथ हुई, देन it will not be a case of murder, rather it will be a case of culpable homicide. तो मर्डर और culpable homicide में मेन डिफरेंस क्या होता है? मेन डिफरेंस ग्रेविटी का होता है. culpable homicide में मरने के चांसेस कंपैरेटिवली कम होते हैं, मीन 70 to 80%, लेकिन पर्सन की डेथ होती है. लेकिन मर्डर में मरने के चांसेस 100% होते हैं और 100% श्योर होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी को या कोई पर्सन किसी को हेड पे गोली मारता है, सर पे गोली मारता है, तो उसके मरने के चांसेस 100% है. सो दिस विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ मर्डर. अब वी कम टू सेक्शन 302. सेक्शन 302 प्रोवाइड पनिशमेंट फॉर मर्डर. ये मर्डर का पनिशमेंट देता है. सो देयर आर 2 पनिशमेंट फॉर मर्डर. वन इज द लाइफ इम्प्रिजनमेंट. सो मिनिमम पनिशमेंट ऑफ मर्डर इज द लाइफ इम्प्रिजनमेंट. आई एम टॉकिंग अबाउट मिनिमम पनिशमेंट, प्लीज पॉइंट आउट. एंड द मैक्सिमम पनिशमेंट इज कैपिटल पनिशमेंट. कैपिटल पनिशमेंट मीन्स फांसी. अब हमारे सामने क्वेश्चन ये है कि जज इस बात को कैसे डिसाइड करते हैं कि किसी केस में फांसी देनी है, किस केस में फांसी देनी है या किस केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट देनी है. सो देयर इज अ थ्योरी एंड वी कैन से दैट द डॉक्ट्रिन, एंड दैट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी. रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी क्या है? रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी का मतलब होता है कि जब कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन का मर्डर बहुत ही ब्रूटल वे में करता है. ब्रूटल वे का मतलब बहुत ही गलत तरीके से. फॉर एग्जांपल इन दिस केस ही कट डाउन दैट लेडी इन द 20 पीसेस. ठीक है. और रिसेंटली लास्ट ईयर देखा था हमारे, आपने देखा था कि एक लेडी को आई थिंक 32 या 35 पीसेस में कट डाउन किया था. सो दीज केसेस फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी. So rarest of the rare category doctrine was recognized by Honorable Supreme Court in the case of बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. ये केस का नाम आप लिख लेंगे, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी के डॉक्ट्रिन को रिकॉग्नाइज किया था और उन्होंने कहा था कि अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन का मर्डर बहुत ही ब्रूटल तरीके से करता है, देन द केस ऑफ दैट पर्सन विल फॉल अंडर द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी. तो यहाँ पर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी के केसेस में उस पर्सन को केवल फांसी की सजा मिलती है. नाउ वी कम टू सेक्शन 201. 201 का मतलब है कि जब कोई पर्सन कोई ऑफेंस करता है और ऑफेंस से संबंधित वो एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है, तो उस पर सेक्शन 201 लगता है. फॉर एग्जांपल इस केस में जैसे इस एक्यूज पर्सन ने उसको 20 पीसेस में कट डाउन किया और उसके बॉडी पार्ट्स को उसने मतलब बॉइल्ड किया और वो उसको डिस्पोज ऑफ कर रहा था, तो दैट इज द रीजन सेक्शन 201 वाज अट्रैक्टेड अगेंस्ट दिस पर्सन. चंद्रयान 3 टू बी लॉन्च्ड इन मिड जुलाई. तो अभी तक हमने चंद्रयान 2 लॉन्च कर दिए गए हैं. तो यहाँ पर चंद्रयान 3 जो है ये मून पर जाएगा एंड इट विल गैदर द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मून, वेदर देयर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ लाइफ ओवर द मून और नॉट. ठीक है. हाई कोर्ट सेंड 4 गोल्डन टोबैको डायरेक्टर्स टू जेल फॉर कंटेम्प्ट. तो हम इसको थोड़ा ब्रीफ में समझेंगे. This news is not important, but the contempt of court topic is very important from your examination point of view. So contempt of court का मतलब क्या होता है? Contempt of court का मतलब होता है creating hindrance in the administration of justice is the contempt of court. तो जो भी पर्सन कोर्ट के जस्टिस में, कोर्ट के जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में हिंड्रेंस क्रिएट करता है, that person is held liable for contempt of court. Contempt of court दो तरह की होती है. First is civil contempt and another is क्रिमिनल कंटेम्प्ट. सिविल कंटेम्प्ट क्या होती है? विलफुल डिसओबीडियंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ कोर्ट.
मीन्स अगर कोर्ट ने आपको किसी काम को करने के लिए ऑर्डर दिया है और आप उसको ऑर्डर को नहीं मानते, विलफुल मतलब जानबूझकर, if you have any genuine reason not to abide by the order of court, then it will not amount to civil contempt. लेकिन अगर आप जानबूझकर कोर्ट के ऑर्डर का रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, इट विल अमाउंट टू सिविल कंटेम्प्ट। सेकंड होता है हमारा क्रिमिनल कंटेम्प्ट। अब क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या है हमारा? क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है हमारा कि क्रिएटिंग फियर in the mind of the judges or court, then it will amount to the offense of criminal contempt। तो criminal contempt एक offense होती है जिसमें 6 month तक की punishment किसी भी person को दी जा सकती है। अब what happened in this case? So there is a company namely the Golden Tobacco, इसके 4 डायरेक्टर्स हैं। इसके 4 डायरेक्टर को ऑनरेबल कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि दे विल नॉट यूज द ट्रेडमार्क गोल्डन फ्लैग for their cigarette despite an interim injunction granted। अच्छा, तो कोर्ट ने उनको एक ऑर्डर दिया था कि वो अपने गोल्डन फ्लैग का जो ट्रेडमार्क है, गोल्ड फ्लैग का जो ट्रेडमार्क है, वो उस पर यूज नहीं करेंगे गोल्डन टोबैको पर। लेकिन उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर को नहीं माना, सो दे वर हेल्ड लायबल फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स। I will come again with the next the Hindu news analysis. Till then, thank you very much. Goodbye.